बच्चे अपने पास चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ये 3 हिस्सों में चैप्टर डिवाइड होता है। यूनिट है बेसिकली पूरी, इसके अंदर सॉलिड्स, हाइड्रोस्टैट्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स है। हाइड्रोस्टैट्स जब लिक्विड रेस्ट पे है, हाइड्रोडायनामिक्स जब लिक्विड मूव करना शुरू कर जाएगा। सॉलिड से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सॉलिड्स में सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे एक टर्म आती है बच्चा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब पता है किसी को? इलास्टिक सुना है ना? इलास्टिक सुना है, बिल्कुल सुना है। ऐसे ऐसे, चलो जो भी तुम कर रहे हो एग्जैक्टली ऐसा ऐसा है ना। रबर बैंड, इसको इलास्टिक है ये, जो अपनी शेप रीगेन कर लेता है ना। इलास्टिक बेसिकली हमारे पास क्या पता है कि कोई ऐसी चीज जिसको स्ट्रेच कर दो वो वापस से आ जाएगा, है ना। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच any object regain its original configuration or shape after the removal of deforming force। अब यहां एक शब्द आया डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो ये अपनी ओरिजिनल शेप में था। अगर मैं इसके ऊपर कोई वेट लटका देता हूं, एक काम करते हैं, कोई सिंपल सा अपना कोई जो अपना यूनिवर्सल एग्जांपल है उसी को यूज करते हैं इसमें। ये है, अब अगर मैं इसको इस पे लटका देता हूं तो इसको लटकाने की वजह से ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, सिर्फ थोड़ा सा। अगर मैं ज्यादा वेट कर दूंगा तो ये ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। और अगर मैं इस वेट को हटा देता हूं यहां से, तो ये क्या करेगा? जैसे ही हम वेट को हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा कि नहीं? सीधी कहानी है ये तो। अगर मैं यहाँ पे हुक के थ्रू इसको कनेक्ट कर देता हूं और ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एफर्ट की बात कर रहे हैं, जो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाएगी तो उसके शेप को, उसके साइज को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगी। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल एफर्ट लगाना बंद कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है। और इस रीगेन करने की प्रॉपर्टी को, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। सिंपल बात है ये। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। This is called elasticity। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया था। डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन which when applied changes the configuration of the body। ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया, जिसको अप्लाई करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अब क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली और 100% कर ले। जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस पर से हटाता हूं, एकदम से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और ये 100% ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। जो भी है ना, ये वाली भी परफेक्टली इलास्टिक है, ये ओरिजिनल शेप साइज ये रीगेन कर रही है। प्लास्टिक क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया। अब प्लास्टिक क्या होगी? मान लो मेरे पास एक चीज है जिसको मैं अगर फोर्स लगा दूं तो ये टूट जाएगा, या टूटेगा नहीं तो बेंड हो जाएगा। अगर ये बेंड हो गया, मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद ये खराब हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो ये वहीं रह गया, ये वापस नहीं आ रहा है, ये परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अ बॉडी विच डू नॉट रीगेन its original configuration at all on the removal of deforming force, howsoever small deforming force may be। क्ले है, जैसे क्ले पे हमने फोर्स लगाई, थोड़ी सी भी लगाई, अगर मैंने सिर्फ क्ले को खुद ही गिरा दिया, वो अपने वजन के इन्फ्लुएंस में ही आगे उस इनर्शिया फैक्टर की वजह से ही वहां पे नीचे जाके फ्लैट हो जाएगी। और मैं उसको उठा भी लूं तो वापस से फूलेगा नहीं, वो उसी फ्लैट शेप में रहेगी ना। तो वैसी सिचुएशन में हम क्या करें? वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। अब यहां एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं तुम्हें, पहले तुम बताना, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील और रबर। स्टील ज्यादा इलास्टिक है। वही आप बताओ भाई साहब, आपने स्टील आंसर दिया तो स्टील ज्यादा इलास्टिक क्यों है? कैसे? रुको, पहले 1 मिनट उसको बताने दो। हाँ जी बोलो। डिफॉर्मिंग फोर्स जो अगर आप उसको बेंड करोगे, ठीक है, तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये भी आ रहा है ना, ये भी आ रहा है। नहीं, रबर ज्यादा इलास्टिक है। चलो पलट लिया, दल बदलो पॉलिटिशियन। हाँ जी, उसके लिए ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स यूज हो रही है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स यूज हो रही है, तो वो स्टील कह रहा है। मतलब दीवार पे मैं बहुत ज्यादा जोर से धक्का मारूंगा तब शायद वो डिफॉर्म होगी, तो क्या वो इलास्टिक है?
इलास्टिसिटी मैंने अभी क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंटली। मोरोवर इसमें ये पार्ट भी है कि वो कितना जल्दी रीगेन करेगा। इमीडिएटली तो तभी इंस्टेंटली हुआ। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं स्टील की, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं बहुत ज्यादा। मैं बाहुबली अगर होता तो थोड़ा खींच देता इसे शायद, है ना। अब वो नहीं हो तो ये खिंचता हुआ तुम्हें दिख नहीं रहा है। मेन स्टोरी क्या है कि अगर ये खिंच नहीं रहा है, क्या मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स वेस्ट जा रही है? लेट अस अज्यूम ये सब एटॉमिक लेवल पे कुछ तो फर्क पड़ ही रहा होगा, तो सब एटॉमिक से थोड़ा सा ऊपर अज्यूम कर लेते हैं, मेरे में बहुत जान है, तो मैं इसको लेट अस अज्यूम 0.01 mm तुम्हें इसे स्ट्रेच कर ही रहा हूं, जैसे ही छोड़ रहा हूं वो वापस जा रहा है। विजुलाइज नहीं हो पा रहा लेकिन वो इंस्टेंटली वापस जा रहा है। ये जो है इसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, ये तो खिंच के चला ही जाएगा, टूटेगा, और नहीं भी टूटेगा तो ये परमानेंटली थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो जाएगा, ये वापस आने में टाइम लेगा। कई बार तुमने देखा जैसे इलास्टिक है, उसको बार बार 3-4 बार छोड़ दो, वापस थोड़ी देर तक भी वो वापस ओरिजिनल शेप में आता ही रहता है। स्टील ऐसा नहीं होगा। स्टील को अगर खींचोगे और छोड़ोगे तो वो इंस्टेंटली रीगेन कर लेगा, या फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म ही हो जाएगा, है ना। समझ में इसने तो कहा था, इसकी बात मानते नहीं एक तो लोग। ठीक है चलो अब मान गए, ठीक है मान लेना आगे से, इसने कहा था स्टील है तो स्टील होता है। तो जब भी कभी कंपेयर करोगे तो स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में से एक है। डन है सर, ऐसे तो इस पे भी ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये डिफॉर्म भी नहीं हो रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जोर से धक्का मार रहा हूं, तो धक्का मारने से दीवार हल्की सी भी डिफॉर्म नहीं हो रही है, तो वापस रीगेन भी नहीं कर रही है। और अगर ये डिफॉर्म हो जाएगी तो ये परमानेंटली ही डिफॉर्म हो जाएगी। सर क्या पता सबएटॉमिक उसमें लेवल पे कुछ फर्क पड़ रहा हो, अगर ये वाले पॉइंट पे आते कि नहीं दीवार पे मैं धक्का मारूं और सब एटॉमिक लेवल पे कुछ फर्क पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है? क्या एटम्स कंप्रेस हो रहे हैं, है ना, क्या एमएम में या कुछ डिस्टेंस में वेरिएशंस आ रही हैं, वो नेग्लिजिबल भी नहीं होंगी। और जहां तक हम मान के चलते हैं कि कंक्रीट है तो उसमें तो वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, हमारी हाथ पैरों में आ रही है जो आ रही है फिर, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस समझ में आता है। स्ट्रेस क्या होता है? हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। हम कह रहे हैं कि दिमाग पे बहुत बोझ पड़ गया, स्ट्रेस आ गया। बोझ पड़ गया क्यों भाई? इतने से छोटे से दिमाग पे, है ना, तुम्हारे बालक बुद्धि के ऊपर इतनी सारी किताबों का बोझ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। क्यों स्ट्रेस आ गया? क्योंकि एरिया कम था, फोर्स ज्यादा लग गई, ज्यादा स्ट्रेस हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सीधा सा जो प्रेशर होता है ना। हम यही कहते हैं बच्चे पे प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तो अल्टीमेटली सेम ही चीजों को अलग अलग टर्म से डिफाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास क्या हो गई है? इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट एरिया। डन है। यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, सेम है जो अगर हमारे पास प्रेशर निकालते थे वो भी यही होता था। और यहां पर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की पर मीटर स्क्वायर बन गई अपनी। डायमेंशन निकालेंगे तो ml-1 t-2। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ये निकालना आता है, सबको आइडिया है। अब आती है टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला आता है नॉर्मल स्ट्रेस। देखो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। तो अगर हमारे पास कोई फोर्स राइट एंगल पे लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम क्या कहेंगे? वो नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करेगी। अगर क्या लग रही है? जो फोर्स है वो एक राइट एंगल पे लग रही है। जैसे हमारे पास अगर ये मान लेते हैं, ये मेरे पास क्या एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, मैं इसके बिल्कुल ऊपर जो ये एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। अगर हमारे पास जैसे ये मेरे पास बॉटल है, अगर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं तो ये क्या है बच्चा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। अब मैं फोर्स इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, या मैं यहां पे कुछ पेस्ट करता हूं, सीधा खींचता हूं, तो भी वो बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स को जब वो पर यूनिट एरिया लग रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। सॉर्टेड है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप पर यूनिट एरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया। डन है। यहां पे हमने फोर्स लगाई, एल के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी, डेल्टा एल की कंप्रेशन हो जाएगा, या स्ट्रेच करूंगा तो डीएल से वो स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ ऐसे दबा रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं तो लेंथ कम हो जाएगी, और खींचूंगा तो वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। सिंपल चीज है ये वाली। तो अब टेंसाइल स्ट्रेस होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस होती है। ये हमारे पास तीन तरह की नॉर्मल स्ट्रेस की ही टाइप्स है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक बात है? ये नॉर्मल स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, कंप्रेसिव हो गया,
टेंसाइल हो गया। टेंसाइल क्या होता है, हम कहते हैं ना टेंसाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कितना खींच सकते हैं। कंप्रेसिव में कितना कंप्रेस कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक का मतलब वो उसके वॉल्यूम में कितने वेरिएशन आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो उसकी जिस हिसाब से वो रिकवर करेगा, जिस हिसाब से हम उस पर फोर्स लगाएंगे, उसके हिसाब से हमने नाम रख दिए टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। डन है। फिर आता है अपने पास बच्चा टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस। कौन से वाला, ऊपर वाला? ये तीनों का अभी बताया ना। टेंसाइल का मतलब जो मैं खींचने के लिए फोर्स लगा रहा हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस आ गई। कंप्रेसिव जिस टाइम पे मैं कंप्रेशन लगा रहा हूं दोनों तरफ से, कंप्रेसिव आ गई। और हाइड्रोलिक आएगी, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी के अंदर कोई गैस भर दी है, वो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाएगी इसके अंदर, ठीक है। या फिर अगर मान लो जैसे बैलून है, बैलून के अंदर अगर जो पानी भरा हुआ है, हमने एक साइड से दबाते हैं तो दूसरी साइड से वो फूल क्यों ना, हाइड्रोलिक उसके अंदर वो जो स्ट्रेस आ रही है वो आ रही है पर यूनिट एरिया अंदर से। अब टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, देखो टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक बॉक्स रखा है बड़ा सा, उस बॉक्स के बेस को मैं चिपका देता हूं, सीधा डब्बा है, बॉक्स के बेस को मैं चिपकाता हूं और मैं उसके सरफेस के ऊपर धक्का मारूंगा। जैसे अब ये टेबल है, मैं इसके सिर्फ टॉप पे ऐसे धक्का मारूं और नीचे से हिले ना ये, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, हल्का से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ऊपर ऊपर से। जैसे बुक के ऊपर है, मेरे पास कोई अगर एक मोटी किताब है तो उसके अंदर, किसी के पास है अभी मोटी सी कोई बुक हो, अगर कोई बुक देखोगे, कोई बात नहीं छोड़ो, अभी समझ पा रहे हो ना, अज्यूम कर पा रहे हो ना मैं बोल क्या रहा हूं। एक नॉर्मल जैसे ये टेबल है, तो अगर उस टेबल को मैं नीचे फिक्स कर दूं, सिर्फ ऊपर से धक्का मारूं, तो वो टेबल थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं, जो बिल्कुल फ्लैट ऐसे रेक्टेंगुलर शेप से, वो पैरेललोग्राम की तरह ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मैच बैक बॉक्स भी हो जाएगा, बट वो धक्का मारेंगे वो विजिबल कितना होगा, जितना बड़ा बॉक्स होगा इसलिए दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। लेकिन हम फोर्स कहां लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं उसके सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझ में आई ये बात, कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है जिसको मैंने ऐसे फिक्स किया हुआ है, नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल हमने फिक्स कर दिया कि मूव नहीं करेगा, और मैं इस पे फोर्स कहां लगा रहा हूं, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंट पता है क्या होता है, बिल्कुल जो सरफेस को एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो बॉक्स है ऐसा टिल्टेड हो जाएगा कि नहीं, ऐसा बन जाएगा। तो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं कि टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस होता है। डन है, क्लियर है। चलो इसके अंदर अब हमारे पास क्या, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स acting tangential to the surface of the body produces a change in the shape of the body and stress is given by force applied over area of cross section. डन है, पक्का। चलो अब जब मैंने अप्लाई करी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के कारण जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन। हम कहते हैं, कहां सुना है स्ट्रेन, तुमने सुना है फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी सुना होगा, मसल स्ट्रेन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है मसल्स के अंदर। किसी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के कारण हम कहते हैं कि भाई मैंने बहुत ज्यादा वेट उठाया तो मेरे मसल्स में स्ट्रेन आ गया। वो स्ट्रेन क्यों आया, क्योंकि एक्सेसिव फोर्स लगने की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेस लगने के कारण जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रेन। डन है, ये बात समझ में आई है। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। डन है, सीधी चीज है बच्चा। अब स्ट्रेन की कोई अगर मैं यूनिट की बात करूं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, लेंथ कट के यूनिट तो कोई बनेगी नहीं, तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ना तो यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड डायमेंशंस। और टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या आएंगे, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, नाम से समझ में आ रहा है, लेंथ क्या लॉन्ग, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल बाय एल लिख लूं मैं इसे, इसको लिख लेते हैं, चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, है ना। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या थी, जब शेयरिंग स्ट्रेस लग रही थी, जब किसी एंगल पे आ रहा था। अगर मैं किसी पे शेयरिंग स्ट्रेस लगाता हूं तो जो चेंज आया वो एंगल में आया कि नहीं, यहां लेंथ और वॉल्यूम में तो चेंज आ नहीं रहा, तो जो ये एंगल में वेरिएशन आया, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन, थीटा, ठीक है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan थीटा। और tan थीटा अगर इस ट्राइंगल के अंदर तुम ध्यान दो, इस डायग्राम में ध्यान दो, यहां पर अगर तुम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालो तो लेंथ में उधर को जो शिफ्ट हुआ है ये बॉक्स इतना सा शिफ्ट आया है डेल्टा एल, और बेस कितना है एल।
तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस आया कि नहीं, तो हमारे पास डेल्टा एल बाय एल के इक्वल ही शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है। ये ध्यान रखना, ये डेल्टा एल स्ट्रेच नहीं है, ये डेल्टा एल सिर्फ क्या जो शिफ्ट है हल्का सा। क्लियर है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, और शेयरिंग स्ट्रेन थीटा के इक्वल रहेगा जो कि tan थीटा से रिप्लेस करके डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। क्लियर है? ये डन है। फिर आता है बच्चा अब इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? इलास्टिक लिमिट बेसिकली एक वो मैक्सिमम लिमिट है, इट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच if deforming force is removed, the body regain its original form completely, and beyond which if deforming force is increased, the body loses its property of elasticity and get permanently deformed. बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन बहुत सीधी सी है, कुछ बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। क्या बोला गया है? अगर मेरे पास एक स्केल है, मैं इसको बेंड करता हूं, ये वापस आ ही रहा है जब तक छोड़ रहा हूं, क्या मैं जितना ज्यादा मर्जी बेंड कर दूं ये वापस आएगा? अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दूं तो क्या होने लग जाएगा? एक टाइम के बाद ये खराब हो जाएगा, ये मुड़ा रह जाएगा। तो एक लिमिट है ना इसकी कि जब तक ये वापस आ पाएगा। तो दैट मैक्सिमम अपर वैल्यू ऑफ लिमिट इज इलास्टिक लिमिट अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फिगरेशन 100%, है ना? अगर उससे ज्यादा करेंगे तो ये बॉडी अगर रीगेन भी करेगी तो पूरे तरीके से नहीं कर पाएगी और ये परमानेंटली डिफॉर्म्ड रह जाएगी। समझ में आई है? सिंपल बात है ये, ठीक है। अब इसी चीज को समझाया था हुक्स लॉ ने। अब अपने पास टॉपिक आता है बच्चे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में बहुत सीधी सी बात है, मतलब अगर सोच के देखोगे तो कुछ ऐसा है जैसा अगर हम सोचें तो हर बंदा अज्यूम कर पाएगा। मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं तो इसमें स्ट्रेच आया, अगर मुझे और ज्यादा स्ट्रेच करना है तो मैं क्या करूं? फोर्स बढ़ा देता हूं और फोर्स बढ़ा देता हूं, और जितनी मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा उतना ये स्ट्रेच होता जा रहा है कि नहीं? फोर्स बढ़ाने का मतलब मैं क्या करा रहा हूं? डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहा हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे तो क्या बढ़ा रहा हूं? स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं। और जितनी मैं ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दैट इंक्रीज इन स्ट्रेस देयर इज साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन स्ट्रेन। सिंपल, मुबारक हुक्स लॉ आ गया, ठीक है। यही हमारे पास हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ ने क्या कहा? Hooke's law states that the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied within the elastic limit. That is, extension is proportional to load apply, और elastic limits के अंदर extension का मतलब strain आ गया, और जो load apply कर रहा था वो था stress. Stress is directly proportional to strain, and proportionality का साइन हटाने के लिए हम यहाँ constant introduce कर देते हैं कैपिटल E, जो कि हमारे पास क्या होता है? Modulus of elasticity of the material body, है ना? वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक बा बेटा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सीधी सीधी बात है। हुक्स लॉ ही तो है ये। डेफिनेशन में क्या बोला गया है? दैट एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। मैं जितना ज्यादा लोड अप्लाई करता जाऊंगा उतना एक्सटेंशन ज्यादा आता जाएगा। मैं लेट अस अज्यूम ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता और मैं कह रहा हूं कि मैं 1 kg का वेट लगाता हूं तो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, 2 kg लगा दिया तो ज्यादा हो गया, 3 kg तो ज्यादा, 4 kg से और ज्यादा। तो जितना ज्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊंगा उतना ज्यादा साइमल्टेनियसली स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जा रहा है। दैट मींस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसे ई कहते हैं। अपने को पता है ये वाला पार्ट भी। तो ई हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल बॉडी, मतलब जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी ई की वैल्यू, है ना? तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमारे पास हुक्स लॉ आ गया, और ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हुआ? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर बात है? सिंपल सी चीज है ये वाली। इसके बाद आता है बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट था बेसिकली, अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो कैसे आएगा? अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना चाहता हूं तो वो क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। यही हुआ ना? इट इज इक्वल टू द स्ट्रेस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। यही ई की वैल्यू है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसी को डेफिनेशन में हमने सिर्फ लिख दिया। ठीक बात है?
ऐसा यूनिट क्या आएगी बच्चा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट और डायमेंशन है नहीं, तो जो भी बचा स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगा? ml-1 t-2। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सिंपल चीज है। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रहेगा? देखो सबसे पहले है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मतलब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो लेंथ में वेरिएशन आएंगे। तो अप्लाइड स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, यही हुआ ना? चेंज इन लेंथ नहीं, बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। ये समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारे पास बेसिकली है उसका क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करता हूं तो इट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस। उसका एग्जांपल क्या है? यहां देखो एक बारी, इसको समझने की कोशिश करना। ये हमने अज्यूम किया है कि मैंने क्या किया, एक रॉड है, कोई भी मेटालिक रॉड है, एक दीवार से हमने फिक्स कर दी है, जिसका जो डायमीटर है वो r है। रेडियस लगा लो इसे, यहाँ पे मैंने एरो डायमीटर वाली लिखी हुई है, ये लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचा? इसका जो रेडियस है ये r है। अब अगर इसका रेडियस है इस रॉड का सिलेंड्रिकल शेप्ड का, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना? ये जो हमारे पास एरिया बनेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई आर स्क्वायर। अब मैं इस पे कोई हुक लगा देता हूं या किसी भी मेथड से हम नॉर्मल डायरेक्शन में इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं। नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाएंगे, नीचे की साइड फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा। दिस इंक्रीज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता है? स्ट्रेन। फोर्स लगाई नीचे को F, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया? स्ट्रेस। तो कैपिटल F डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया F बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लॉजिक समझ में आ गया? यंग्स मॉडुलस के अंदर वैल्यू डाल दो, F बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, ऊपर L ऊपर चला जाएगा, है ना? सॉल्व हुआ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी क्या आ गई है? वैल्यू आ गई है, मतलब यूनिट आ गई है, ml-1 t-2। हाँ जी, फॉर्मूला तो देखो बच्चा सीधा ही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बस रीअरेंज कर दिया। अब जिसको लगता है ये फॉर्मूला है, याद करना है, कर लो। जिसको लगता है समझ में आने वाली सिंपल बात है, उसको समझ लो। सॉर्टेड है बच्चा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया। यंग्स मॉडुलस के बाद आता है अपने पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेस नॉर्मल हमें समझ में आ रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली जिस टाइम पे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, चाहे वो कंप्रेस करने के लिए चाहे वो स्ट्रेच करने के लिए, तो हम उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा जब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम होगी, यही होगा ना? अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं हम एक बैलून है और उसके अंदर हवा भर रहे हैं। अब बैलून में जब हवा भरते हैं तो अंदर जो एयर जा रही है वो उस पे थ्रू आउट हर जगह पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूरे सरफेस पे फोर्स लगा रही होगी, तो वो जो स्ट्रेस लग रही है वो कौन सी लग रही है? नॉर्मल स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर जो खिंचाव आने की वजह से जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, दैट चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आई ये बात? तो हमारे पास अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या आता है? नॉर्मल स्ट्रेस विच इज F बाय A डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V। यहां पर नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि मैंने बैलून के एग्जांपल में क्या बोला है कि स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अगर फोर्स बाहर से लगे तो कंप्रेस करेगी, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम जो ज्यादा थी डिक्रीज होकर वॉल्यूम रिड्यूस हुई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा चेंज। तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा थी कंप्रेशन के केस में, तो दैट डेल्टा V इज नेगेटिव इन केस ऑफ कंप्रेशन। बैलून वाले एग्जांपल में मैंने एक्सपेंशन का एग्जांपल दिया था। यहां पे मैंने जो एग्जांपल रखा हुआ वो कहां पे लगाया हुआ? देखो इस डायग्राम में कि बाहर से फोर्स लग रही है। अगर ये बाहर से फोर्स लग रही है तो इसे कंप्रेस करेगी, दैट चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, है ना? तो डेल्टा V क्या नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कम है। नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। स्पॉन्ज का एग्जांपल हो सकता है किसी भी तरीके से, हम किसी का भी ले लो ना, मतलब कोई भी, अगर हम ये कहें कि मान लो एक सिंपल सा है, तुम्हें पता है
वो अमीर लोगों के चोंचले हुए थे बीच में, टाइटैनिक देखने गए थे जो नीचे हाँ जी। गए थे ना, तो उसके ऊपर यही तो लगा था, नॉर्मल स्ट्रेस लग गया था, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे तो हमें पता है वहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत इंक्रीज हो गया था, वहां जाके जो उनकी शिप है वो बिल्कुल पिचक गई थी। क्यों पिचक गई थी, जो भी थी, क्योंकि वो वहां पर क्या लग रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर हाई हो गया, जितना नीचे जाते जाएंगे वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा डेप्थ में, तो जितना प्रेशर बढ़ा तो वो वहां से कंप्रेस हो गया था, तो वो उस वाला एग्जाम्पल लगा लो, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल गया, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला F/A चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, वो V ऊपर चलेगी तो रीअरेंज होकर ये फॉर्मूला बन गया। किसी को इसमें दिक्कत, डन है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं प्रेशर लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस स्फेरिकल बॉडी, तो मैंने उसको PV/ΔV लिख लिया, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल से, ml-1 t-2 जो हमारे पास डायमेंशन रहेगी। सिंपल चीज है बच्चा। फिर आता है यहाँ पे एक टर्म आती है बच्चा कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करें, तो ठीक है, ये जो K है बेसिकली कापा होता है, ये जो K जैसा सही लगा लो, कापा ऐसा, या अजीब सा K होता है थोड़ा सा, ठीक है, K लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये K ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चा, कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीधा ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी 1/b के इक्वल होती है, ठीक बात है। ये यूनिट क्या आ जाएगी, N-1 मीटर स्क्वायर या पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। Young's modulus of elasticity and bulk modulus for perfectly rigid body is infinity, ठीक है, ये याद रखेंगे सीधा सीधा। परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, कैसी रिजिड बॉडी जिसपे जितनी मर्जी फोर्स लगा वो डिफॉर्म नहीं हो रही है ना, रिजिड बॉडी तो वही हुई दीवार, है ना। सब एटॉमिक लेवल पे भी जाके अगर हम कहें कि 100% कंक्रीट है भाई, ये कंप्रेस नहीं होएगी, तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा V 0 होगा या डेल्टा L 0 होगा, तो डेल्टा L या डेल्टा V 0 हुआ तो स्ट्रेन हमारा 0 हो गया, स्ट्रेस बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो वहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। डन है बच्चा। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G एंड इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, थीटा, है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे पास क्या था, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेन था थीटा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या था, सीधा सा फोर्स ही थी वो, तो F/A डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा L/L, तो FL, ये समझ में आया। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या थी बच्चा, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे थे, अपॉन स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ था, थीटा, थीटा को हमने डेल्टा L/L ही लिख लिया था, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, FL/A डेल्टा थीटा हमारे पास वैल्यू आ गई है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा L था, टोटल लेंथ L थी, क्लियर है ये, ठीक बात है। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है अपने पास। फिर अपने पास एक ग्राफ बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये तुम्हारे इस चैप्टर में से अभी तक का। आगे आगे आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, मैं बताता चलूंगा। ऐसा नहीं कि अब तक जो किया वो वेस्ट था, इंपॉर्टेंट सारा कुछ है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म होना ही होना है, और अगर समझ लो तो बहुत आसान है, कुछ वैसे ऐसा बहुत टफ नहीं है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं आएंगे, लेकिन कुछ टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स पे ध्यान देंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकली इमेजिन करते हुए चलेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी। ये हमने कभी ना कभी लाइफ में देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, मूवीज के ड्रामे में। कब होता है, मेनली जिस टाइम पे हीरोइन या कोई और इंसान लटका होता है रस्सी पे, हीरो बचाने आ रहा होता है 7 समुंदर पार से, गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में और हीरो पहुंचता है, पहुंचता कब है, तब नहीं पहुंचता है जब रस्सी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, तब पहुंचता है, बिल्कुल रस्सी एक तिनके पे टिक जाती है आखिरी, बस गिर ही जाता अगर 1 सेकेंड और लेट हो जाता। तो वो सिचुएशन है कि मोटी रस्सी पे लटकी हुई हीरोइन, ठीक है, मोटी रस्सी पे लटकी हुई हीरोइन, जब तक वो रस्सी पतली ना हो जाए तब तक किस सिचुएशन में है और उस रस्सी के अंदर क्या वेरिएशन है। ना हम हीरो के बारे में बात करेंगे, अपना हीरोइन के बारे में, हम उस रस्सी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो, जिस अपनी पसंद अनुसार हीरो हीरोइन डिसाइड कर लेना।
चलो अब देखो जरा, अब टॉपिक पे आते हैं। विजुअलाइज कर सकते हो सिचुएशन को, क्या है? हीरोइन हमारे लिए हम बात कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कोई सर्टेन वेट लटका हुआ है, ठीक है। हीरो कोई नहीं है जो बचाने आएगा, तो हम टूटने तक का इंतजार करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन वायर। हमने एक वायर को स्ट्रेस देनी शुरू करी। पहला, हुक्स लॉ अपने को पता है क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है भाई जितना स्ट्रेस देंगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। क्या ये इंटायर रेंज तक ट्रू है? नहीं। हुक्स लॉ की डेफिनेशन में ही एक कंडीशन लिखी हुई है कि अप टू इलास्टिक लिमिट। मतलब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, ठीक है, स्ट्रेस लगा रहा हूं, छोड़ दूंगा वापस आएगा, स्ट्रेस लगा रहा हूं, छोड़ दूंगा वापस आएगा, लेकिन जब ये इलास्टिक लिमिट पे आ जाएगा, मैं अभी भी बदतमीजी करे ही जा रहा हूं इससे, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद ऐसा रहेगा कि मैं और ज्यादा स्ट्रेस लगा रहा हूं, और मैं अब अगर इसे छोड़ता हूं, ठीक है, मान लो अगर मैं अब छोड़ता हूं इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद, ऐसा नहीं है कि ये वापस नहीं आएगा, आएगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं आएगा। जैसे एक तो थोड़ा लेट आएगा और एक थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाएगा। लेट आने वाला भी पार्ट है, ये बिल्कुल हुक्स लॉ ही है। हुक्स लॉ ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, और वहां तक विद इन इलास्टिक लिमिट अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। जैसे ये है, अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ठीक है वापस आएगा, लेकिन अगर मैं उस इलास्टिक लिमिट को अब क्रॉस कर दूं अप टू सर्टेन लिमिट, ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा। लेकिन अगर मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दूं तो क्या होगा? अब मैंने अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो क्या ये वापस आएगा? आएगा, लेकिन ये मुड़ गया। आएगा लेकिन ये मुड़ गया है। मतलब अब ये परमानेंटली डिफॉर्म हुआ कि नहीं? तो वो जो लिमिट हमने फिक्स करी है वो क्या हो गई? इसकी इलास्टिक लिमिट। हमने नहीं फिक्स करी, बेसिकली वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। डन। एक एक पॉइंट को ग्राफ के अंदर ग्राफ बनाएंगे, और सिर्फ सीधा नहीं बनाएंगे, जहां तक मैं बताता जाऊंगा सिर्फ वहां तक बनाएंगे, ठीक है। ऐसे रफ फ्री हैंड बना लो बच्चा, स्केल की जरूरत नहीं है। देखो जिसने पूरा बना लिया है फिर वो मार्क कर लेना, बिना समझे ग्राफ बना लिया तुमने। देखो जरा ये वाला पॉइंट समझो बच्चे, एक बार ना पहले ग्राफ पे ध्यान देना। यहां पे हमारे पास क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब किस किस तरीके से मटेरियल किस स्ट्रेस के अंदर कैसा बिहेव करेगा, और यहां पे हमारा जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब ऑब्जेक्ट कितनी स्ट्रेंथ किस किस तरीके से कहां तक स्ट्रेस के लिए बिहेव करेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, स्ट्रेस के साथ उसका रिलेशन एक तरह से। पहले एक बार स्ट्रेस समझते हैं। यहां को मैंने स्ट्रेस लगाया, इधर को हमारी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। देखो जरा, यहां से अप टू सर्टेन लिमिट ए पॉइंट तक अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, हटा देता हूं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, हटाते ही वो वापस जगह पे अपनी आ जाएगा। क्या बोला? अगर मैं एक सर्टेन लिमिट तक इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेन प्रोड्यूस करता भी हूं, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा वापस ओरिजिनल जगह पे पहुंचेगा, तो ग्राफिकली अप टू OA हुक्स लॉ इज ओबेड। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस जितना जितना ज्यादा मैं स्ट्रेस लगाऊंगा उतना स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन चलता जाएगा अप टू सर्टेन लिमिट। अब जैसे ही ए के लिमिट पर हम पहुंचते हैं, ए को हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। लिखते चलेंगे ये पॉइंट, अपना ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर इस ए पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट, और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू विच हुक्स लॉ इज ओबेड। सीधी बात है, सिंपल है। इसके बाद अब आता है बी पॉइंट। जब मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करूंगा, स्ट्रेस एक्स्ट्रा दूंगा, तो अब ये प्लास्टिक या इलास्टिक लिमिट पे पहुंचेगा, प्लास्टिक पे नहीं सॉरी, इलास्टिक लिमिट पे पहुंचेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बी पॉइंट। अब ये जो बी पॉइंट पहुंच गया, ये इलास्टिक लिमिट पे आ गया, जहां मैंने स्केल को और ज्यादा नीचे तक बेंड किया था, जहां से अब मैं अगर इस पॉइंट पे मैं छोड़ देता हूं तो ऑब्जेक्ट अब भी वापस आएगा, लेकिन अब मैं उस पॉइंट से थोड़ी सी भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दूं, मैं इस पॉइंट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दूंगा, तो जो अपना ऑब्जेक्ट है अब वो अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बी जो आया है वो क्या आ गई है? इलास्टिक लिमिट आ गई है, आ गई। अब मैं इलास्टिक लिमिट से जैसे ही मैंने थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करी, और यहां पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूं, तो ऑब्जेक्ट परमानेंटली स्ट्रेन्ड हो गया है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया। ये बात समझ में आई? ये ओ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि अब ऑब्जेक्ट इतनी स्ट्रेस के बाद कभी भी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया। दिस ओ डैश रिप्रेजेंट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड फॉर्म। ये बात समझ में आ गई? जैसे ये स्केल है, ये परमानेंटली मुड़ा रह गया। क्लियर बात है ये?
किसी को दिक्कत है इसमें, है ना। अब इसके बाद हमारे पास बी पॉइंट के बाद एक ऊपर पॉइंट आता है सी। मैंने बी के पास सी पॉइंट किया था, वो क्या आ गया था हमारे पास, इससे ऊपर डिफॉर्मिंग वाला पॉइंट पहुंच गया था। इस सी पॉइंट पर अब जो जहां वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड होना शुरू हो गया है, उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट, जहां पर अब अगर जो मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेस लगाऊंगा तो वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड होगा, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। अब वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा ना, अब वो बेंड हो गया तो रह गया, अब कैसे वापस आएगा, है ना, वो तो मुड़ा रह गया। अब फिर आता है हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बीच में ग्राफ पे तुम ध्यान से देखो, यहां एक रेंज आती है बच्चा, प्लास्टिक रेंज। ये क्या आ गई है, प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज क्या होती है, जहां पर अब दिख रहा है सी पे मेरे को स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो हीरोइन हमने रस्सी से लटकाई थी या किसी लोहे के तार से लटकाई थी, शुरू में आंटी ने क्या किया, कोशिश करी हाथ पैर मार के बचने की, जोर लगा रही है, चिंगाड़े मार रही है, इधर उधर हिल डुल रही है, फोर्स ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से परमानेंटली डिफॉर्म्ड होनी शुरू हो गई ये चीजें। अब उसको दिखा कि भाई रस्सी खिंच गई है, खराब होने लग गई है, अब टूट जाएगी, मर जाएगी, तो उसने फिजिक्स लगाने की कोशिश करी। थोड़ी लेट सही, पर फिजिक्स लगाई कि नहीं, अब मैं हिलू डिलूंगी नहीं, बस पकड़ के रखती हूँ, सो दैट स्टेबल रहेंगी चीजें तो शायद ठीक रहे। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई थी। क्या देर हुई थी कि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। अब यहां से एक प्लास्टिक रेंज आ गई है, मतलब मैं स्ट्रेस नहीं भी बढ़ा रहा हूं, दिख रहा है, अब मैं स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहा हूं, उसने जितना जोर लगाया था लगा लोगों के कर दिया जो काम करना था। ठीक है, बस बच्चा जज्बाती हो गया। ठीक है, तो यहां से अब क्या हुआ, देखो ये स्ट्रेन फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है, सेम स्ट्रेस के साथ ही यील्ड पॉइंट पे अभी भी यहां पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रेंज। ठीक है, सी से डी को हम क्या कहेंगे बच्चा, प्लास्टिक रेंज। अब प्लास्टिक रेंज के बाद फिर घबराहट हुई देवी जी को, उसने फिर हिलना डुलना शुरू किया, ऊपर से फिर एक दो पत्थर आगे गिरे उसी के ऊपर। ठीक है, अब जैसा हमने कोई मूवीज होती है जिसमें 3-4 लोग खड़े होते हैं, नीचे वाला बंदा बोल रहा होता है बचाओ, ऊपर वाला आगे उसी के पैर पे गिरता है। ठीक है, वो बचाओ बचाओ कर रही थी, हीरोइन की बहन बचाने आई, वो भी साथ में उसके पैर पे आगे लटक गई। अब स्ट्रेस फिर बढ़ गई। अब वो जो स्ट्रेस बढ़ी तो अब क्या हो गया, अब रस्सी की तो तसल्ली हो गई है। अब यहां जैसे ही स्ट्रेस बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ते ही स्ट्रेन बहुत बढ़ गई है एकदम से। अब हमारे पास जब यहां पर डी पॉइंट के बाद अब वो जो फिर से स्ट्रेस बढ़ी रस्सी पे, तो क्या हुआ, एकदम से फिर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ी इतनी, क्योंकि वो दूसरी बंदी थी जो उसके पैरों पे आगे पकड़ लिया उसने, वो लटक गया, वजन डबल होने पे आ गया ऑलमोस्ट। एकदम से अगर इतनी स्ट्रेस बढ़ी फिर स्ट्रेन बढ़ी, यहां पे क्या होता है, यहां पे हम कहते हैं बॉटल नेक क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। बॉटल नेक समझ रहे हो, कि अब रस्सी पतली होनी शुरू हो गई है। याद है मूवीज के अंदर यही होता है, आखिरी वो टूट के वो बट हमारे थ्रेड्स आ रहे हैं, निकलने शुरू होते हैं। अब हम कह रहे हैं मेटालिक है तो थ्रेड नहीं हो रही है, वो बॉटल नेक होनी शुरू हो गई है, वो पतली होनी शुरू हो गई है एक बीच में से, है ना। अब जब पतली होनी शुरू हो गई तो हम ई पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब अंत नजदीक है, क्लाइमेक्स पहुंच गया। मतलब वो रस्सी इतनी पतली हो गई है कि हम ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गए हैं। ये अब नहीं कुछ हो सकता, अब इंतजार करते हैं और वो रस्सी बॉटल नेक से क्रिएट होके गर्दन टूट जाएगी, पहले रस्सी की, उसके बाद हीरोइन और हीरोइन की बहन की। ठीक है, क्योंकि वहां पे एफ पे क्या आ गया, ब्रेकिंग पॉइंट क्रिएट हो गया। समझ में आई है। इसी के अंदर देखो, अब इस ग्राफ में मजाक को अगर साइड में रख दें तो बहुत सीधा सा इमेजिनेशन के थ्रू चलोगे तो चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन टेक्निकल जो ये वर्ड्स हैं ना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते समझाते हुए। इन्हीं चीजों को हमने यहां पर समझाया हुआ है। यहां जो मैंने लिखा हुआ है, अगर जो तुम ग्राफ के अंदर देखोगे तो मैंने कोशिश करी है कि यहां कुछ कुछ कलर्स यूज करें, जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ कि वहां पे हो क्या रहा था। हाँ, मुबारक हो, ज्यादा पैसे खर्चो, कलर्ड नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है भाई, अपने आप हाईलाइट कर लेना, अभी समझा तो दिया। तो इसको बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके साथ छेड़खानी मत करना, अपने तरीके से लिख सकते हैं, और बहुत ज्यादा कहानी मत लिखना, कोई बहुत लंबी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको एक बार रीड करके अकॉर्डिंगली लिख लेना, जो मैंने समझाया वही है। नहीं, ग्राफ बनाना है, सिर्फ एग्जाम्पल मत लेना प्लीज, मेरे वाला तो बिल्कुल ही नहीं, ये वाला ले लेना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है बच्चे, देखो डक्टाइल मटेरियल हमारे पास क्या होता है। दीज आर दोज मटेरियल विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट।
ठीक है, डक्टाइल यही होता है जिसके पास क्या होगा, लार्ज प्लास्टिक रेंज होगी, मतलब वो टूटेगा नहीं, वो पतला होता जाएगा, खिंचता चलेगा, डक्टाइल उसी को कहते थे ना। फिर आता है ब्रिटल मटेरियल, दीज आर दोज मटेरियल विच शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज। थोड़ा सा, जैसे अभी प्लास्टिक की पेन है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेस करूं, देखो कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही करूंगा टक करके टूट जाएगा, ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। फिर आता है इलास्टोमर्स, दोज मटेरियल फॉर विच स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये बहुत बेढंगे तरीके से चलेगा क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ऊट पटांग होता है, कहीं पे ये एकदम से थोड़ी सी फोर्स पे खिंच जाएंगे, कहीं वो हार्ड रहेंगे, उनको इलास्टोमर्स कहते हैं। और ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्लियर है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक हर बच्चा करके रखेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे।